फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, उसकी सीमाएं, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सासे तथा मोरे का सिद्धांत, तनावहीन वलयों का सिद्धांत। तो बेयर सिद्धांत का जो लिमिटेशन था उसी के आधार पर एक नया सिद्धांत आया, सासे तथा मोरे का सिद्धांत। इसे हम तनावहीन वलयों का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लो एल्केनों की जो वलय होती हैं वो समतलीय नहीं होती हैं, बल्कि असमतलीय या जोरी नुमा पकड़ स्ट्रक्चर होती हैं। यहां मैं लिख सकता हूं, सासे तथा मोरे ने सन 1890 में साइक्लो एल्केनों के तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लो एल्केनें समतलीय नहीं होती है, बल्कि असमतलीय होती है। या जोरी नुमा होती है। कैसी होती हैं? या तो असमतलीय होती है, जोरी नुमा होती हैं, और इनके जो बंद कोण है वो परिवर्तित नहीं होते और एक ही तल में पाए जाते हैं। यहां लिखेंगे इनके बंद कोण एक ही तल में पाए जाते हैं। इसीलिए इनमें विकृति नहीं आती है एवं स्थायित्व बना रहता है। अब देखो, सासे और मोरे ने साइक्लोहेक्सेन के अपेक्षित स्थायित्व के लिए साइक्लोहेक्सेन की दो संरचना बताई। स्टूडेंट्स, कितनी स्ट्रक्चर बताई? दो स्ट्रक्चर बताई। साइक्लोहेक्सेन की दो संरचनाएं। तो साइक्लोहेक्सेन रूम टेम्परेचर पर दो स्वरूपों में पाया जाता है। एक नंबर में लिखेंगे अपन चेयर फॉर्म, इसको बोलते हैं कुर्सी स्वरूपण। और दूसरा जो स्वरूपण है वो बोट कन्फर्मेशन या बोट फॉर्म, इसको बोलते हैं नाव स्वरूपण। एक तो कुर्सी स्वरूपण है और दूसरा नाव स्वरूपण है, और दोनों स्वरूपण रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे स्वरूपण में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन है स्टूडेंट्स, देखो इधर देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है,
कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन है स्टूडेंट? 6 कार्बन है। और 6 कार्बन वाली स्ट्रक्चर को दो फॉर्म में पाई जाती है, एक तो नाव स्वरूपण और एक कुर्सी स्वरूपण। देखें यह है फॉर्म, और रूम टेम्परेचर पर इस फॉर्म को अपन लिख सकते हैं, ये फॉर्म, ये रूम टेम्परेचर। तो इसको तो बोलते हैं चेयर फॉर्म, फोरम या कुर्सी स्वरूपण, और इसको बोलते हैं बोट फोरम, इसको बोलते हैं नाव स्वरूपण। कुर्सी स्वरूपण और नाव स्वरूपण। और रूम टेम्परेचर पे एक स्वरूपण दूसरे स्वरूपण में परिवर्तित होता रहता है। इसमें देखो ये कार्बन बना रखे हैं ऐसे, सभी कार्बन, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। सेम इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसको मान लीजिए पकड़ के ऊपर की तरफ कर दें तो ये फॉर्म बन जाती है, और नीचे की तरफ कर दें तो ये फॉर्म बन जाती है। और रूम टेम्परेचर पे एक स्वरूपण दूसरे स्वरूपण में चेंज होता रहता है, और इसीलिए इनमें जो विकृति है वो विकृति उत्पन्न नहीं हो पाती है, और विकृति उत्पन्न नहीं हो पाती तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सिद्धांत स्टूडेंट इसका सासिक तथा मोरे का साइक्लोएल्केनों का तनावहीन वलयों का सिद्धांत है स्टूडेंट। अब नया टॉपिक आता है स्टूडेंट डेकालीन। अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेकालीन। हेडिंग डालेंगे, यहां लिखेंगे डेकालीन। डेकालीन देखो स्टूडेंट, डेकालीन जो होती है, डेकालीन को अपने एक से मान सकते हैं साइक्लोहेक्सेनों के संयुक्त निकाय को, या साइक्लोएल्केनों के संयुक्त निकाय को डेकालीन कहा जाता है। और डेकालीन के अंदर डेकालीन दो प्रकार के होते हैं, एक सिस डेकालीन और एक ट्रांस डेकालीन। जो मोरे नाम का साइंटिस्ट है उन्हें तनावहीन वलयों के सिद्धांत के आधार पर डेकालीन दो प्रकार की बताई थी, एक तो सिस और ट्रांस। एक सिस है दूसरी ट्रांस। अब दोनों डेकालीन में साइक्लोहेक्सेनों के कुर्सी स्वरूपण और नाव स्वरूपण के आधार पर उनको समझाया गया है। तो यहां मैं लिख देता हूं साइक्लो एल्केनों के संयुक्त निकाय को डेकालीन कहा जाता है। संयुक्त निकाय को क्या कहा जाता है? डेकालीन कहा जाता है। सासे ने तनावहीन वलयों के सिद्धांत के आधार पर डेकालीन को सिस तथा ट्रांस फॉर्म में दर्शाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें दो सिस और ट्रांस डेकालीन, यहां पर मान लीजिए ये डेकालीन की स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ये डेकालीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती है इसमें।
अब इसमें सिस और ट्रांस बनाना है अपने को। तो देखो इधर देखो, यहां मान लीजिए हाइड्रोजन है, यदि दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो, मान लीजिए इसको मैं गहरी लाइन से दर्शा दूं, यह हाइड्रोजन, और इसको गहरी लाइन से दर्शा दूं तो यह हाइड्रोजन, यदि दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हैं तो उसको बोलेंगे सिस डेकालीन। क्या बोलेंगे? सिस डेकालीन। और मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, विपरीत दिशा में, ये लिख दिया ऊपर की तरफ और यहां लिख दिया मैंने डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे ट्रांस डेकालीन। क्या लिखेंगे? ट्रांस डेकालीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिस डेकालीन है और ये ट्रांस डेकालीन है, और रूम टेम्परेचर पर दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आगे क्या करना है अपने को, इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे आप ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। नेप्थलीन से सिस डेकालीन एवं ट्रांस डेकालीन का निर्माण, डेकालीन का निर्माण कैसे किया जाता है। नेप्थलीन से सिस डेकालीन एवं ट्रांस डेकालीन का निर्माण कैसे किया जाता है, और आंसर लिखेंगे जब नेप्थलीन का अपचयन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए तो ट्रांस डेकालीन बनता है। ट्रांस डेकालीन बनता है। जबकि पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए तो सिस डेकालीन बनता है। सिस डेकालीन बनता है। क्या बनता है? सिस डेकालीन बनता है। अब देखेंगे इन दोनों की स्ट्रक्चर रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन के आधार पर अपन निर्धारित करेंगे। सपोज दैट ये नेप्थलीन है, ये नेप्थलीन है भाई, ये नेप्थलीन, और नेप्थलीन की रिएक्शन दो फेज में करवानी है। एक फेज में तो यहां लिख देते हैं अपचयन, अपचयन, और यहां लिख देते हैं 4H2, 4H2 लिखते हैं। टोटल कितने हैं? 10 है अपने पास, तो आप लिख सकते हैं इसमें 10H। कितने H लिख सकते हैं? 10H लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने H लिख सकते हैं? 10H। और 10H लिखेंगे तो देखो क्या होगा इसमें,
यहाँ निकल उत्प्रेरक और यहाँ पीटी उत्प्रेरक, निकल उत्प्रेरक और पीटी उत्प्रेरक। तो निकल की उपस्थिति में करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ये ट्रांस। आप लोग इसको डॉटेड लाइन से दर्शा दो और इसको गहरी लाइन से दर्शा दो। हाइड्रोजन है दोनों, ये बनेगा ट्रांस, ट्रांस डेकालीन। और इसी को यदि अपन पीटी की प्रेजेंस में करवा दें तो अपने पास देखो क्या बनेगा, यहां पर H और यहां पर H, यह हाइड्रोजन है, दोनों ऊपर की दिशा में है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस डेकालीन। क्या बोलते हैं, सिस डेकालीन। समझ गए स्टूडेंट, ये सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन का निर्माण हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो इसमें स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं। डेकालीन से नेफ्थलीन का निर्माण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है, डेकालीन से नेफ्थलीन का निर्माण कैसे किया जाता है, किया जाता है। डेकालीन से नेफ्थलीन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए ये डेकालीन है, ये डेकालीन, आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। और इस डेकालीन से अपन को किसका निर्माण करना है, नेफ्थलीन का। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि डेकालीन का ऑक्सीकरण सेलेनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाए तो नेफ्थलीन बनता है। तो यहां मैं लिखूंगा इसमें आंसर में, यदि डेकालीन का ऑक्सीडेशन सेलेनियम की उपस्थिति में किया जाए तो नेफ्थलीन बनता है, नेफ्थलीन बनता है। क्या बनता है, नेफ्थलीन। देखो इसका ऑक्सीडेशन कर दे, क्या कर दे, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, सेलेनियम, Se, सेलेनियम की प्रेजेंस में। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा आप इसको लिख सकते हैं नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है। समझ गए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, डेकालीन से ब्रोमोडेकालीन या 1-ब्रोमोडेकालीन का निर्माण कैसे किया जाता है। डेकालीन से 1-ब्रोमो डेकालीन का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, जब डेकालीन की अभिक्रिया, डेकालीन की अभिक्रिया Br2 से करवा दी जाए तो 1-ब्रोमो डेकालीन बनता है। देखें भाई, ये डेकालीन है, सॉरी ये डेकालीन है, इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएं। किससे करवाएं, Br2 से। तो क्या बन जाएगा अपना
1 ब्रोमोडेकालिन, इसको बोलेंगे Br। यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको बोलेंगे 1 ब्रोमोडेकालिन, 1 ब्रोमोडेकालिन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये था आपका डेकालिन। डेकालिन स्टूडेंट यहां पर फिनिश हो जाता है। और लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो क्वेश्चन देखो क्या है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन में बनाना बंद को समझाइए। क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में से, सीधे का सीधा उठ के आता है। क्वेश्चन देखो, साइक्लोप्रोपेन में केलाबंद, केलाबंद में बनाना बंद, केलाबंद को समझाइए। ये क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपेन में केलाबंद को समझाइए। आंसर लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन में बंद कोण का मान 60 डिग्री होता है एवं प्रत्येक कार्बन परमाणु के कक्षक, परमाणु के पी कक्षक, या सीधा डायरेक्ट कक्षक लिख दें, प्रत्येक कार्बन परमाणु के कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक केलेनुमा संरचना बनाते हैं, एक केलेनुमा संरचना बनाते हैं। इसलिए इस संरचना को केलाबंद कहते हैं, केलाबंद कहते हैं। देखो भी, ये मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है भाई, इससे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। आप इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे और इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे। आप इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे और इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे। इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे और इस हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ेंगे। अब देखना होगा क्या, ये इस कार्बन और इस कार्बन का अतिव्यापन, ये अतिव्यापन और ये अतिव्यापन। ठीक है, फिर इसका अतिव्यापन और इसका अतिव्यापन, और फिर इसका अतिव्यापन और इसका अतिव्यापन। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनती है, ये बनती है केलाबंद। केलाबंद कौन सा बंद है? ये केलाबंद संरचना। इधर भी कौन सी है? केलाबंद
संरचना। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये केलावन स्ट्रक्चर, यहाँ बॉन्ड एंगल का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही करना है आपका। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये था आपका स्टूडेंट्स साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन स्टूडेंट यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो अपन थर्ड यूनिट में एल्केन और साइक्लो एल्केन दोनों टॉपिक फिनिश हो गए। आज तक स्टूडेंट मैंने आपको टोटल 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी और 3 यूनिट में A to Z टॉपिक करवा दिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और तकरीबन मेरे जो वीडियो हैं, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो तकरीबन 61 या 62 नंबर ऑफ वीडियोज होगा। और इस वीडियो के तक हमारे जो टॉपिक हैं वो 3 यूनिट के टॉपिक आ गए स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। और कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट मेरे से आप आसानी से पूछ सकते हैं। कॉलेज टाइम में पूछ सकते हैं या फिर एनी टाइम भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो अपने यूनिट 4 का आएगा। और यूनिट 4 में अपन पढ़ेंगे एल्कीन, साइक्लोएल्कीन और डाइन और एल्काइन। ये 4 नंबर यूनिट अपने पास। इसमें 3-4 टॉपिक है स्टूडेंट। कौन कौन से? एक तो एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइन और एल्काइन। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।